हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 18 चलने वाले हैं। और पीछे 17 सेट का वीडियो डाला जा चुका है, उसे जाइए और जाकर देखिए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो बिना हम लोग देरी को अपने अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। एक वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, बी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा, सी कह रहा है विद्युत ऊर्जा और डी कह रहा है गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। मतलब क्या होता है कि जो गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के योग जो होता है वही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आगे गिर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ये 7 मीटर प्रति सेकेंड जो लिखा हुआ है, 7 मीटर प्रति सेकेंड, इसी को क्या होता है कि 7 मीटर सेकेंड करके उसके ऊपर -1 लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस ऐसा लिखा, इसी को हम क्या कर पढ़ेंगे, 7 मीटर प्रति सेकेंड पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्न बनाते हैं। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, मतलब एम बराबर कितना दिया हुआ है, 15 kg। और द्रव्यमान की वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, मतलब v बराबर भी दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी प्रति सेकंड। ठीक है, और वेग से गति कर रही है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा हम लोग निकालने के लिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ जो कहते लिख दीजिए, एम का मान दिया हुआ है कितना, 15 kg, गुना में भी का मान कितना दिया हुआ है, 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को आगे बनाते हैं। तो हाफ गुने 15 गुना 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा, 15 ना में 135, 135 का 5 हासिल कितना बचा, 13, 15 चौके 60, 60 इसको में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 और 7 मैंने 73, 773। इसको 2 से भागा दे दीजिए, कितना होगा, 2 तिहाई 6, एक आएगा, तीन नीचे 3 उतरेगा, इसको हम भागा देंगे तो 6 दूना का 12। ठीक है, कितना उतरेगा, तो 1, ऊपर से उतरेगा 5, 7 बार में क्या रहेगा, 14, क्या आएगा 1, यहाँ पॉइंट बिठा देंगे 0, 5 बार में कट जाएगा 10। ठीक है, तो कितना आएगा, 367.5, 367.5 जूल कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर सी का रहा है 367.5। ठीक है, पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, तो जूल में जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में नहीं, क्या जाएगा, जूल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, और 3 नंबर प्रश्न करा कि 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान के में कितना दिया हुआ है, तो एम बराबर 12 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। ठीक है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है हमारे को, स्थितिज ऊर्जा इसको में दिया हुआ है। ठीक है, तो पी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, 600 जूल। तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एच बराबर हम लोग को निकालना है, तो आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, क्या हो जाएगा, पी बराबर mgh, mgh। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 12 kg, गुना में जी का मान कितना दिया हुआ है, तो 10, गुना में एच हम लोग को निकालना है। पोटेशियम एनर्जी कितना दिया हुआ है, 600 जूल, तो यहाँ लिखेंगे 600। ठीक है, तो इसको काटिए तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 12×5 = 60 कट जाएगा। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 5। इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसे पूछ रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना होगा, मीटर में, तो 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 मीटर आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, 5 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, जिसमें गति होगी वही गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बंदूक से निकली गोली, बंदूक से जो निकलता है गोली वो गति में रहता है, इसलिए वो ये क्या जाएगा, गतिज ऊर्जा है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, इंजन अगर चल रहा है तो समझिए कि वो गति में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। एक साधारण पेंडुलम की गति, जो पेंडुलम है साधारण रूप से वो डोलता रहता है, तो भी क्या है, गतिज ऊर्जा में आती है। तीनों का तीनों आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, ए बी सी तीनों सही, तीनों क्या है कि गति ऊर्जा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी। फिर वैसा ही क्वेश्चन है। तो v बराबर मेरा दिया हुआ है और m बराबर भी दिया हुआ है। निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो के ई बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, बैठा दीजिए, 1/2 गुना द्रव्यमान कितना दो है 10 केजी, गुना में भी का मान कितना है 6, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 2 से काटिए 5 बार में। ठीक है, और इसको 5 से गुना कीजिए और 6 छक 36, 36 में 6 बचे 30 और 5 के 15, 15 और 3 18, 180 जूल। 180 जूल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी 180 जूल इसका आंसर है। ठीक है, 180 जूल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, अगला पास करा है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब हम लोग असत्य को चुनना है। ठीक है, कि कौन सा असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 करा है ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। हाँ, तो ये बात सही है कि ऊर्जा जो है भौतिक पदार्थ नहीं है। पदार्थ में क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसे अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक पदार्थ ऊर्जा को हम लोग अनुभव नहीं कर सकते, नहीं छू सकते हैं, इसलिए क्या है भौतिक पदार्थ नहीं है। तो ये तो सही जगह। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। तो हाँ, कार्य करने की क्षमता के माप को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, ऊर्जा को कई रूपों में रूप संग्रहित किया जा सकता है, मापा भी जा सकता है। तो ये भी सही है कि संग्रहित भी किया जा सकता है और मापा भी जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। तो नहीं, ये बात गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। गति ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गति ऊर्जा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही कहा जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि स्थिर अवस्था में, अगर स्थिर अवस्था बोल रहा है तो स्थिति ऊर्जा होगा। ठीक, क्या होगा, स्थिति ऊर्जा होगा, गति ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, अगर स्थिर अवस्था बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। ठीक है, गति ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एक वस्तु की गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गति ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो सही है। ठीक है, फिर क्या करा कि इसकी गणना के बराबर हाफ एम स्क्वायर, मतलब सूत्र क्या होता है कि गति ऊर्जा के, तो हाफ एम स्क्वायर, ये भी सही है। ठीक है, गतिमान वस्तुओं में गति ऊर्जा होती है, जो गति करता है उसमें गति ऊर्जा होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो चुना था, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 20 किलो के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई पर तक बढ़ाया जाता है। मतलब हमको क्या दिया हुआ है कि एम का मान दिया हुआ है कितना, एम का मान दिया हुआ है 20 केजी। ठीक है, एच का मान भी दिया हुआ है हम लोग का 10, और जी का मान भी दिया हुआ है हम लोग का कितना, 10। तो कुछ देखकर पता लग रहा है कि क्या हो जाएगा, तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दीजिए कि डायरेक्ट स्थिति क्या हो जाएगा, तो एम जी एच। ठीक है, और इसको बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, एम का मान कितना है 20, गुना में जी का मान कितना है 10, गुना में एच का मान कितना है 10। तो तीनों गुना करके तो क्या हो जाएगा 2000। और किसी स्थिति ऊर्जा में पूछा था, स्थिति ऊर्जा का मान क्या होता है जूल में। तो 2000 जूल किसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 2000 जूल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास की ओर चलते हैं। अगला पास क्या रहा कि 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। ठीक है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वस्तु में निहित गति ऊर्जा कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो क्या आ जाएगा, पहले क्या दिया हुआ है, तो एम का मान दिया हुआ है हम लोग को कितना, 13 केजी। ठीक है, और वस्तु इतना मीटर समान वेग से, मतलब भी का मान क्या दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो वस्तु में निहित गति ऊर्जा, गति ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, हाफ जो पता रहेगा, एम का मान कितना दिया हुआ है 13, गुना 5 का कितना, भी का मान 5 स्क्वायर में। तो इसको करेंगे हाफ गुना 13 गुना 5 का कितना होता है 25। इसको गुना करिए तो कितना होगा, 13×5 = 65, 13×2 = 26, 26 और 6 = 32, कितना आ जाएगा 32। और इसको क्या करना है, 2 से भागा देना है, कितना 2 से भागा, कितना होगा, एक बार में 2, उतरेगा कितना 1, ऊपर से उतरेगा 2, 6 बार में क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर उतरेगा 5, 2 दूनों का 4, उतरेगा कितना 1, पॉइंट बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 0,
तो क्या हो जाएगा, 5 और में कट जाएगा, 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा 162.5 जूल। 162.5 जूल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 162.5 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या कराएंगे, गुरुत्वाकर्षीय कर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा। मतलब गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो अभी बताए थे कि ऑप्शन नंबर बी, यू बराबर एम जी एच। क्या हो जाएगा, यू बराबर एम जी एच। ठीक है, तो चलिए अगले पास के चलते हैं। तो अगला पास क्या रहा, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो इसको चलिए निकालते हैं। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 3 अणु है, तो ऑक्सीजन का 3 अणु निकालिए तो क्या हो जाएगा, पहला एक अणु का निकालिए तो एक अणु में कितना होता है, तो एक अणु होता है 16, और 3 अणु में कितना हो जाएगा, 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 16 या 48, ऑप्शन नंबर बी है वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10, और एक अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार जिसको कहते हैं कितना है, तो 16। ठीक है, परमाणु संख्या कितना है, 8, तो 8 का दोगुना लगभग दोगुना होता है, तो 16 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान सिर्फ ही निकला है, तो CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या आता है, CO2। तो सी का कितना हो जाएगा, कार्बन कितना होता है 6, तो लगभग दुगुना 12, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16, अभी ऊपर ही बताए थे, और गुना में 2 अणु है तो 2 से गुना। ठीक है, तो 12 प्लस 16 दुना का 32, और 12 32 कितना होता है 44, तो 44 क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगले पास क्यों चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास कह रहा है कि 13 नंबर, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU किसके बराबर होता है। AMU किसके बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं तो किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले चलिए ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, 1.6 से स्टार्ट होगा तो दोनों में से एक होगा, तो लेकिन माइनस में जाएगा ऊपर वाला, इस ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 27 के जी कितना होगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 27 के जी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है कि सामान्यतया परमाणु के नाभिक में होता है, सामान्यतया परमाणु के नाभिक में होता है, क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा समानता परमाणु के नाम में क्या आता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर होता है। प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप खोजा गया था, मतलब रदरफोर्ड के द्वारा जो अल्फा कण प्रकीर्णन किया गया था सिद्धांत सिद्ध, उसमें किस चीज की खोज किया गया था, तब परमाणु का नाभिक खोज किया गया था। किसका किया गया था, तब परमाणु के नाभिक की खोज किया गया था। ठीक है, तो नाभिक क्या था, प्लस में था, धनात्मक था, क्योंकि उसमें प्रोटॉन था। प्रोटॉन क्या था, धनात्मक, और नाभिक में कौन कौन था, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, और प्रोटॉन क्या है, प्लस है। अच्छा, उसके नाभिक के बाहर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, तो माइनस में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को रिक्त स्थान कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, कब किया था, तो 1932 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था कार्ल्स डी एंडरसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल्स डी एंडरसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एंडरसन के द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, धनात्मक मूल होता है, जिसका आवेश और द्रव्यमान दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, जिसका आवेश और द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है, उदासीन नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो धनात्मक होता है, धनात्मक नहीं होता, धनात्मक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक होता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और नीचे शून्य, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि जे जे जेम चैडविक, जिसको जेम चैडविक, जे चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज किया था। तो जेम चैडविक के द्वारा किसका खोज किया गया था, ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या न्यूरॉन न्यूरॉन लिखा हुआ है यहाँ, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो किसका किया जाएगा, 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, छठवीं के दौर किसका खोज किया गया था, तो ये किया गया था न्यूट्रॉन का। किसका किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। किसका किया गया था, तो 1932 में इसको भी खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1932 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, तो चैडविक के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसके द्वारा खोजा गया था, तो चैडविक के द्वारा। इसका आवेश क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है, इसका कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है,
किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 ईस्वी में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? तो ये किया गया था जेम्स जे जे थॉमसन को। किसको किया था? तो जे जे थॉमसन को किया गया था। जिसे किसको किया गया था? तो जे जे थॉमसन को किया गया था। कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1906 में। किसकी खोज के चलते? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के चलते। किसके चलते? इलेक्ट्रॉन की खोज के चलते दिया गया था। ठीक है। अच्छा, नील्स बोर किसकी खोज किया गया था? तो ये परमाणु संरचना पर विशेष योगदान दिए थे। किसको? तो परमाणु संरचना पर विशेष योगदान दिए थे। ठीक है। नील्स बोर के द्वारा किस पर दिया गया था? तो परमाणु संरचना पर विशेष योगदान दिया गया था। अच्छा, रदरफोर्ड ने क्या किया था? तो नाभिक में भौतिक का जनक कहा जाता है। तो नाभिकीय भौतिक का नाभिक की खोज करने के लिए उनको जाना जाता था। और सोने के पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज में भी उनका योगदान था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये थोड़ा देर पहले आपको पता लगा था किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, जेजे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जेजे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया था? तो जेजे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये कैसा होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो अगर द्रव्यमान में देखा जाए तो एम बराबर 9.1 गुना 10 के पावर -31 के जी। 10 के पावर -31 के जी। ठीक है। क्या हो जाता है? 10 के पावर -31 के जी हो जाता है। ठीक है। अगर इसको आवेश पूछेगा तो आवेश का कहिएगा। आवेश जो होता है वो कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। किस चीज के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिग्निन, पेक्टिन, क्यूटिकल या फिर सुबेरिन। तो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लिग्निन के कारण। किसके कारण? तो लिग्निन के कारण होता है। ठीक है। किसके कारण हो जाएगा? तो लिग्निन, लिग्निन के कारण होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्षस्थ विभाज्योतक। ठीक है। क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ विभाज्योतक। ये तने और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है क्योंकि वहां से विभाजन होता है और नए नए कोशिकाओं का निर्माण होता है और उसमें वृद्धि होता है। ठीक है। क्या होता है? पेड़ पौधों में वृद्धि होता है, उसके जड़ में भी, और पेड़ पौधों में वृद्धि होता है जो आगे बढ़ता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास क्या करा है? 23 नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जीवितक, बी कह रहा है जाइलम, सी कह रहा है कोलेन काइमा, या डी कह रहा है एस्केलेन काइमा। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक है, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान एक जटिल अस्थायी ऊतक है। इसमें पूछ रहा है कि जटिल अस्थायी ऊतक कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों है। क्या है? जाइलम और फ्लोएम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों एक जटिल अस्थायी ऊतक होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 25 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? निम्न में से कौन सा एक ऊतक जो है मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना हुआ है? ठीक है। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम लेकिन जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। जाइलम क्या है? तो मृत कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? 26 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ठीक है। तो बताइए इसका आंसर कि कौन किसका अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पैरेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पैरेनकाइमा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन सा ऊतक पाया जाता है? ठीक है। तो इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसमें पाया जाता है लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। क्या होता है? लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पसर्व विभाज्योतक कहा जाता है। क्या कहता है? पसर्व विभाज्योतक कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? पसर्व विभाज्योतक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है।
पौधे में प्राथमिक विधि इससे होती है, मतलब ये चारों में से ढूंढना है कि किससे प्राथमिक विधि होती है। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। ठीक है, सी जो है अंतर्वेदी विभाजक, और डी जो हो गया शीर्षस्थ विभाजक। ये क्या है? प्राथमिक वृद्धि, प्राथमिक विधि इसके कारण होता है। ठीक है, अंतर्वेदी विभाजक और शीर्षस्थ विभाजक के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सी और डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी और डी। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि एरियोल उत्तक अंगों के रिक्त स्थान भरता है और अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। मतलब ये दोनों जगह खाली है, उसमें कौन सा भराएगा? अंदर के आंतरिक, बाहर के आंतरिक, या बाहर के बाह्य, या अंदर के बाह्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंदर के आंतरिक। ठीक है, तो एरियोल ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों के सहारा देता है। क्या होता है? आंतरिक अंगों के सहारा देता है। तो चले अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के लिए लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है? निम्नलिखित में से कौन अस्थायी ऊतक में कोशिका मृत होती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्केलन काइमा। जो नारियल के बाहरी जो पृष्ठ दीढ़ जो कठोर वाला भाग होता है, वह स्केलन काइमा से बना हुआ होता है, जो क्या होता है? मृत कोशिकाओं से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।